हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति 1904, जिसको रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में कराया था, अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 यानी हंटर कमीशन, उसमें जो सुझाव थे तो वो 1883 से लेकर 1904 तक पूरे 20 वर्षों तक रहे। फिर 1904 में लॉर्ड कर्जन ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। जब नई शिक्षा नीति की घोषणा की तो इन सभी सुझावों से भारत की शिक्षा का भारतीयकरण इंडियनलाइजेशन स्टार्ट हुआ और इन सभी से भारत में शिक्षा के प्रसार में तेजी आ गई। यह आयोग हमारे धन्यवाद का पात्र था। उसके बाद स्टार्ट किया लॉर्ड कर्जन ने, मैंने जैसे कि आपको बताया था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति 1904, जिसको रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1899 में जब लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के नए जनरल और वायसराय नियुक्त किए गए तो उन्होंने हर क्षेत्र में सुझाव के जो कोशिश थी, जो एफर्ट थे, वो स्टार्ट किए। और वो जो थे बहुत अच्छे स्पीकर थे और एक जो थे बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। जब उन्होंने देखा कि 40 वर्ष से ज़्यादा 14 ईयर्स का लॉन्ग टाइमिंग हो चुकी है, तो उसके बाद भी यहाँ की जो एजुकेशन थी, ना तो उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटी थी और ना तो उसमें क्वांटिटेटिव थी और ना क्वालिटी वाइज उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती, यानी संख्यात्मक और गुणात्मक। तो शिक्षा में संख्यात्मक व गुणात्मक उन्नति पर विस्तार से विचार करने के लिए ही लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन 15 दिन तक चला और इसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें कोई भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों में इसके प्रति एक भय और रोष उत्पन्न हुआ। वो भय और रोष था। इस सम्मेलन में लॉर्ड कर्जन ने अपनी इच्छानुसार प्रस्ताव पारित किए। इसके चलते ही इसे शिमला स्वीकृति सम्मेलन यानी शिमला एकॉर्ड कहा जाता है। समझ लीजिए, ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें लॉर्ड कर्जन ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी प्रस्ताव थे, जो भी प्रपोजल थे, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट किया और इसी के चलते ही इसे शिमला स्वीकृति सम्मेलन यानी शिमला एकॉर्ड कहते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय की निम्न कोटि की शिक्षा स्थिति को, यानी एक लोअर कंडीशन में जो एजुकेशन थी, भारतीय विश्वविद्यालय की जो लोअर कंडीशन की जो लोअर पोजीशन थी, एजुकेशन की जो कंडीशन थी लोअर, उस कंडीशन को देखकर लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसकी नियुक्ति की थी भारतीय शिक्षा आयोग। डॉक्टर गुरदास बनर्जी व सैयद हसन बिलग्रामी को इसका सदस्य बनाया और इसी की अध्यक्षता में रैले महोदय ने की। इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? रैले महोदय ने। और इसीलिए इसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। बट इसके आयोग का जो क्षेत्र था वो क्या था, बात करते हैं इस पर। तो विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का अध्ययन, विश्वविद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन व प्रभाविता के लिए सुझाव। इसका जो एक कार्यक्षेत्र जो इसको रखा गया वो था कि यूनिवर्सिटी कार्य प्रणाली का जो अध्ययन है और उसकी प्रभाविता है, उसके लिए सुझाव देना। विश्वविद्यालय शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन और शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने के सुझाव पर बात की गई। बात की जाए विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय, जो उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनकी स्थिति का, उनकी कंडीशन की स्टडी करना और उसके एजुकेशन लेवल को अप करना, उसके शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। उससे रिलेटेड जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के लिए जो फर्स्ट पॉइंट था, कारण का अध्ययन और प्रभाविता के ये सुझाव, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के लिए जो सुझाव रखे गए, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात की गई, ये तो पता है आपको कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इसमें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो इसमें सबसे फर्स्ट की गई जो जिस टॉपिक पर बात की गई, तो सबसे पहला यही होता है प्रशासन एवं संगठन संबंधी सुझाव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सजेशंस। विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्यों की संख्या घटा दी जाए व कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए। और कॉलेज के लिए क्या था? महाविद्यालय के लिए एक सुसंगठित प्रबंधकारिणी समिति सीनेट होना चाहिए।
तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सीनेट सदस्य की जो नंबर इन्होंने कहा इसको कम कर दिए जाएँ, जितने मेंबर्स थे नंबर ऑफ मेंबर्स को कम किया जाए और उनका जो वर्किंग टाइम है, जो वर्किंग पीरियड है, उसको 5 इयर्स किया जाए। तो व्हाट इज सीनेट? सीनेट SENAT सीनेट। तो सीनेट जो है वो एक प्रबंध कानूनी समिति होती है। व्हाट इज सीनेट? सीनेट एक मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। एक वर्ड और आएगा जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप सीनेट की समझ लीजिए। ये तो कॉलेज में थी कि जो सीनेट की जो नंबर ऑफ मेंबर्स थी उनकी जो संख्या है उसको घटा दी जाए और उनका कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए। लेकिन कॉलेज के लिए एक सुसंगठित वेल मेंटेन प्रबंधकारिणी समिति यानी सीनेट होनी चाहिए। किसके लिए? यहाँ की बात की गई महाविद्यालय के लिए, और वहाँ ऑलरेडी विश्वविद्यालय में सीनेट होती है। प्रबंध समिति ये थी 20%, 20% सीनेट सदस्यों का निर्वाचन, 20% सीनेट सदस्यों का निर्वाचन और शिक्षाविदों, कॉलेजों शिक्षाविदों का और कॉलेजों प्राध्यापकों की नियुक्ति, प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व का सुझाव, उनका जो प्राध्यापक है उनकी प्रतिनिधित्व का सुझाव होना, उनको सुझाव देना था। नेक्स्ट था इसमें प्रबंध समितियाँ महाविद्यालय, ये जो प्रबंध समितियाँ महाविद्यालय के उचित प्रबंध की उत्तरदायी हों, यानी जो प्रबंध समितियाँ हैं, जो सीनेट है उसका जो वेल मैनेजमेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किसका? महाविद्यालय के उचित प्रबंध की उत्तरदायी हो, यानी जो सीनेट है, जो प्रबंध कानूनी समिति है, उसका उत्तरदायी है महाविद्यालय के प्रबंध का। इसमें ये आपको इसमें क्लियर किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विश्वविद्यालय की सीमा। विश्वविद्यालय की सीमा यानी जुडिक्शंस, विश्वविद्यालय की सीमा मीन्स जुडिक्शंस, जुडिक्शंस निश्चित किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीमा जो जुडिक्शंस है उसको निश्चित किया जाए। ये तो बता दिया। नेक्स्ट था सिंडिकेट सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर सिंडिकेट सदस्य। अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिंडिकेट? सिंडिकेट किसे कहा जाता है? सिंडिकेट किसे कहा जाता है? तो सिंडिकेट मीन्स होता है एसोसिएशन, व्यवसायिक संघ, व्यवसायिक संघ। डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझिए, सिंडिकेट एंड सीनेट में डिफरेंस। तो सिंडिकेट विश्वविद्यालय की नौकरी कार्यकारिणी सरकार है, नौकरी सॉरी गलत बोल गई मैं, ये सॉरी। जो सिंडिकेट एंड सीनेट, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंडिकेट एंड सीनेट। सीनेट और सिंडिकेट में क्या डिफरेंस होता है? सिंडिकेट विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार है, कार्य करने वाली मीन्स। विश्वविद्यालय की कौन? सिंडिकेट विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार है, और सिंडिकेट सिफारिशों और निर्णयों को किसी भी अंतिम मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासकीय निकाय, विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासकीय निकाय सीनेट को भेजा जाता है। सिंडिकेट विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार है और आपकी सीनेट जो है वो सर्वोच्च शासी निकाय, विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासी निकाय सीनेट को भेजा जाता है, ठीक है। जहाँ तक मैं समझती हूँ इसका डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा। जैसे कि कौन मतदान कर सकता है, ठीक है ना, रिलेटेड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें बात की गई तो सिंडिकेट सदस्यों की संख्या थी 9, तो इन्होंने इसमें बात की गई विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए, और निर्वाचन सीनेट सदस्य, निर्वाचन सीनेट सदस्य, जिसका निर्वाचन कौन करेगा? ये ऐसा लिखा हुआ है, निर्वाचन सीनेट सदस्य, जिसका निर्वाचन करेंगे सीनेट सदस्य द्वारा होगा, ठीक है। ये तो रहा विश्वविद्यालय। देखिए अब शिक्षा, इसमें अगर बात की जाए महाविद्यालय की, हमने भी डिस्कशन किया विश्वविद्यालय का, अभी हम इसमें अगर बात की जाए महाविद्यालय की, महाविद्यालयों से के लिए बात करते हैं प्रबंध समितियाँ। ये मैंने आपको साइड के टॉपिक बताया, प्रबंध समितियाँ महाविद्यालय के उचित प्रबंध की उत्तरदायी हों। भवन, महाविद्यालय में जो भवन है, प्राध्यापक हैं, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, उनका उचित प्रबंध हो, उनका उचित प्रबंध
हो। नेक्स्ट है शिक्षण शुल्क को सिंडिकेट को महाविद्यालय की परिस्थिति अनुसार निश्चित करना चाहिए। यानी यहाँ सिंडिकेट सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए और निर्वाचन सिंडिकेट सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। और शिक्षण शुल्क जो फी है वो सिंडिकेट को महाविद्यालय यानी कॉलेज की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको निश्चित करना चाहिए। ये था महाविद्यालय के लिए सुझाव। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था संबंधी सुझाव। तो शिक्षा व्यवस्था संबंधी सुझाव क्या था विश्वविद्यालय का? शोध कार्य की व्यवस्था शिक्षण का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय को सौंपा जाए। शोध कार्य की व्यवस्था व शिक्षण का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षण हेतु, ये तो इसी समझ में आ रहा है, सिलेबस में इंप्रूवमेंट किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षण हेतु योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक, संभवतः के इसमें क्या दिया, कॉलेज से रिलेटेड, ये तो था यूनिवर्सिटी। शोध कार्य की व्यवस्था शिक्षण का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय को सौंपा जाए। इट मीन्स जो रिसर्च वर्क है उनका अरेंजमेंट, टीचिंग का, वो सब जो है यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर किया जाए। और एफिलिएशन से रिलेटेड जितने भी टिपिकल रूल्स हैं उन जो मतलब उससे रिलेटेड जितने भी टिपिकल रूल हैं वो टिपिकल होने चाहिए। मतलब एफिलिएशन ऐसा नहीं कि एफिलिएशन किसी ने भी कहा कि हाँ भाई एफिलिएशन होना है और किया, वो नहीं होना चाहिए। तो एफिलिएशन के जो रूल्स हैं वो थोड़े टफ होने चाहिए। निम्न स्तर के महाविद्यालय बंद हो जाने चाहिए। जो लो लेवल के जो कॉलेज हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। संबद्ध महाविद्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण, और इसमें जो रिलेटेड यानी एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनको टाइमली उनका निरीक्षण होना चाहिए। इंस्पेक्शन केवल स्नातक का ही शिक्षण होना चाहिए। कॉलेज में केवल बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन इनका ही शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका 5th पॉइंट और था इसका सॉरी, महाविद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार। महाविद्यालय पाठ्यक्रम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो कॉलेज के जो सिलेबस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के गुण। विश्वविद्यालय सीनेट समिति सदस्य, जो विश्वविद्यालय में सीनेट समिति सदस्य 5 वर्ष का कार्यकाल सीमित 5 कर, उन्होंने ये कहा इसके क्वालिटी क्या थी कि विश्वविद्यालय सीनेट की सीमित सदस्य जो हैं सदस्य सीमित होने चाहिए और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। शिक्षाविदों व प्राध्यापकों की, प्रिंसिपल्स एंड स्कॉलर्स की के अपॉइंटमेंट होने चाहिए। दूसरे इसमें प्रीरिक्विसाइट सी कि शोध कार्य व शिक्षण कार्य की उचित व्यवस्था, रिसर्च एवं टीचिंग जितने भी वर्क्स हैं उनके लिए वेल अरेंजमेंट होना चाहिए। प्राध्यापकों का चयन यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स उनको विश्वविद्यालय को सौंपना चाहिए। जो उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो उनका प्रिंसिपल्स को चयन किया जाएगा उसका जो राइट होगा वो विश्वविद्यालय को होना चाहिए। पाठ्यक्रमों, परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन में सुधार होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसीलिए था इसमें मतलब ये मेरिट से इसकी प्रीरिक्विसाइट्स इसमें जो खासियत थी, जो इसकी विशेषताएं थी वो ये थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष भी था। जहाँ विशेषताएं हैं वहाँ दोष भी पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो दोष थे इसमें 1902 में विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बनाए रखना। जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन है वो इंटरनली जो उनकी मैटर्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो इंटरनली मैटर्स हैं उनमें जो गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन है वो उसमें एज इट इज़ रखे, उसको बनाए रखे। महाविद्यालय की संबद्धता के कठोर नियम, महाविद्यालय की संबद्धता ये सुझाव रखा गया कि कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन के लिए जो रूल्स हैं उनको टिपिकल किया जाए, तो वो ये कहीं ना कहीं इसका माइनस पॉइंट था, ये इसकी डिमेरिट्स थी। अतः इन सुझावों से प्रशासक, विद्वान व लॉर्ड कर्सन प्रभावित व सहमत होकर इन सुझावों को विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में पारित करा दिया। सुन लीजिए, जब ये सुझाव जो सजेशंस दिए गए तो इनसे प्रशासक, विद्वान व लॉर्ड कर्जन प्रभावित व सहमत होकर, किसने? लॉर्ड कर्जन ने प्रभावित व सहमत होकर इन सुझावों को विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में पारित करा दिया, उनको एग्जीक्यूट करा दिया और 21 मार्च 1904 को कानून के रूप में इसको प्रकाशित यानी पब्लिश किया गया। 21 मार्च 1904 को इसे
कानून के रूप में एज ए लॉ, इन द फॉर्म ऑफ एज ए लॉ इसको पब्लिश करा दिया गया। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अभी आपसे यहाँ बताया कि ये जो लॉर्ड कर्जन ने जितने भी 1902 में जो भी इसके सुझाव थे उनको विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में एग्जीक्यूट कराया गया था। तो ये थे क्या, तो 19 और इसको कराया कब गया था 21 मार्च 1904 को इन द फॉर्म ऑफ लॉ। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था क्या? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, छोटा सा आपको इंट्रो दूंगी। भारतीय शिक्षा आयोग 1902 ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1902 को प्रस्तुत किया। तब लॉर्ड कर्जन ने उसकी अधिकतर सिफारिशों का समावेश करते हुए उनकी अधिकतर जो सिफारिशें थी उनको इन्वॉल्व किया और उसको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का ड्राफ्ट मसूद, जिसको कहते हैं मसविदा तैयार करके, यानी ड्राफ्ट, मसविदा कहते हैं ड्राफ्ट, उसको तैयार करके उसको 1903 में केंद्रीय धारा सभा होती है हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें पेश किया 1902 में। जब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1902 को प्रेजेंट किया तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, उसकी जितनी भी सिफारिशें थी उनको इन्वॉल्व करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा और उसे 1903 में केंद्रीय धारा सभा यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया। भारतीय कर्जन को शंका की निगाह से देखते थे, इसीलिए उनको डाउट था, इसलिए उन्होंने उनका खुलकर उसको विरोध किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इसकी मतलब एक तरह से इसकी धज्जियां ही उड़ा दी मीन्स, परंतु बहुमत तो उन्हीं का था, अतः विधेयक पारित हो गया। उस टाइम में जो थे हुकूमत उनकी थी, राइट उनका था, पावर थी, तो ये जो था बहुमत ज़्यादा था, तो उन्हीं की वजह से ये भी विधेयक मीन्स बिल ये पारित हो गया। वह 21 मार्च 1904, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 21 मार्च 1904 को इसे कानून के रूप में इस तरह से प्रकाशित किया गया था। और इस अधिनियम में मुख्य धाराओं को सम्मिलित किया गया। जैसे ये जो सम्मिलित की गई धाराएं थी वो कौन सी थी, इनको डिस्कस करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सम्मिलित की गई धाराएं, जिन सेक्शंस को इसमें ऐड किया गया उन पे बात करते हैं। तो इस अधिनियम में जो मुख्य धाराएं थी जिनको इन्वॉल्व किया गया वो थी, सबसे फर्स्ट नंबर था हमारा, सीनेट में कम से कम 50 तथा अधिक से अधिक मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 100 सदस्य होंगे और उनका 5 वर्ष कार्यकाल होगा। उनका जो वर्किंग टाइमिंग होगी वो कब की होगी, 5 वर्ष की होगी। सीनेट को कानूनी मान्यता व प्राध्यापकों को उचित प्रतिनिधि यहाँ सीनेट और सिंडिकेट को कानूनी मान्यता, यहाँ पर सीनेट नहीं है, यहाँ सिंडिकेट को कानूनी मान्यता व प्राध्यापकों को उचित प्रतिनिधित्व होगा। कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय में 2020 यानी 2020 और पंजाब इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में पंजाब एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 15-15 फेलो होंगे। 15-15 फेलो किसे कहते हैं, फेलो कहते हैं सभासद। फेलो मीन्स सभासद, यू ऑलरेडी नो सभासद। तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय में 2020 यानी कोलकाता, मुंबई, मद्रास, फिर सुन लीजिए KMM, इन ये जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर थी 2020 एंड पंजाब और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में कितने फेलो होंगे, 15। पंजाब और इलाहाबाद में इसमें कम किए गए, ठीक है। विश्वविद्यालय सीमा जुडिक्शंस निश्चित करने का अधिकार जनरल गवर्नर को ही होगा। उसका जो जुडिक्शन है, यूनिवर्सिटी जुडिक्शंस, उसका जो राइट होगा उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको जनरल गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। उच्च शिक्षा, शोध कार्य, हायर एजुकेशन, रिसर्च है, प्राध्यापकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी का ही अधिकार होगा। ये जो हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च पार्ट के लिए और अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, इनका भी राइट यूनिवर्सिटी को ही होगा। सीनेट द्वारा पारित नियमों में संशोधन का अधिकार सरकार को, जो सीनेट में रूल्स जो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जो उसमें पारित किए जाएंगे, उनमें एडिशन संशोधन का अधिकार केवल गवर्नमेंट को ही होगा। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के गुणों की। इसमें क्या गुण है, 1902 में बताए थे आपको, तो इसमें क्या रहा, इसकी जो क्वालिटी रही, जो मेन खास बात थी, इसकी खुशी विशेषता थी, वो थी
प्रशासन में सुधार हुआ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया। विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य की शुरुआत हो गई, टीचिंग वर्क स्टार्ट हो गया यूनिवर्सिटी में। शिक्षाविदों और प्राध्यापकों की प्रतिनिधित्व मिला, स्कॉलर्स एंड प्रिंसिपल्स को जो था प्रतिनिधित्व मिला। संबद्धता का कड़ाई से पालन होने पर शिक्षा स्तर ऊंचा उठा, क्योंकि एफिलिएशन के रूल्स जो थे वो टिपिकल किए गए, तो एफिलिएशन का कड़ाई से एफिलिएशन का टिपिकली उनको फॉलो किया गया। इसकी वजह से मतलब उनके जो रूल्स थे वो टिपिकल किए, इसी की वजह से वहाँ जो एजुकेशन लेवल था वो अप हो गया। निरीक्षण शुरू होने से, इंस्पेक्शन होने से जो लो लेवल के जो कॉलेजेस थे वो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दोष की। ठीक है, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण से उनकी स्वायत्ता कम हो गई। विश्वविद्यालय पर जब गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ तो उनकी जो स्वायत्ता थी वो कम हो गई। उसके बाद था नए विश्वविद्यालय खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और विश्वविद्यालयों की कमी हो गई। नए विश्वविद्यालय से रिलेटेड खोलने के लिए कोई अरेंजमेंट इसमें नहीं किया गया और इसमें बात ये भी रखी गई कि निम्न स्तर के विश्वविद्यालयों को खत्म किया जाए, इसलिए विश्वविद्यालय की कमी हो गई। परीक्षा प्रणाली में सुधार पर कोई एम्फेसिस नहीं किया गया, मतलब कोई बल नहीं दिया गया, जिससे उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। शिक्षा प्रणाली व परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हुआ, बताया। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की शुरुआत अवश्य हुई। अब लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी फाइनली वो क्या रही? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर, जो भी उसमें प्रस्ताव पारित किए गए उसके आधार पर एक शिक्षा नीति रेडी की और उसको 11 मार्च 1904 को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के, एक सरकारी यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रपोजल के रूप में पब्लिश किया। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया, जो भारतीय शिक्षा में कमियां थीं उनको हाईलाइट किया गया और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए शिक्षा नीति प्रेजेंट की गई। जो शिक्षा नीति 1904 के सुझाव थे उनमें क्या बात रखी गई? प्राथमिक शिक्षा नीति सुझाव, प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए गए। प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए ठोस कदम, एक सॉलिड स्टेप लेना चाहिए और गैर सरकारी सभी माध्यमिक स्कूलों के जो जितने भी गैर सरकारी जो प्राइवेट है मतलब वो सभी माध्यमिक स्कूलों के सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता जरूरी। उन सभी स्कूलों की मान्यता एजुकेशन डिपार्टमेंट से होना कंपलसरी थी, वो नहीं होना चाहिए। वो मतलब विदाउट एफिलेटेड, विदाउट एनी मान्यता वो नहीं चलने चाहिए। ऐसे बिना मान्यता वाले माध्यमिक जो स्कूल हैं उनको बंद करा दिया जाए। उच्च शिक्षा संबंधी के लिए दिया गया था, उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बात की कि इससे उच्च शिक्षा संबंधी उन्नति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जाए। जो भी उसके लिए पॉसिबल अमाउंट है उसको उसका इंक्रीमेंट, उसमें इंक्रीज किया जाए, उसको इंक्रीमेंट किया जाए। प्राथमिक शिक्षा नीति स्थानीय निकाय कोष केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च, यानी स्थानीय निकाय जो केवल जो खर्चा है वो प्राथमिक स्थानीय निकाय, ओनली लोकल बॉडीज कोष है ना, ट्रेजर, तो ये केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च होना चाहिए। और मान्यता प्रदान माध्यमिक के लिए किया गया कि मान्यता प्रदान तथा सहायता अनुदान स्वीकृति नियम जो उसके रूल्स हैं उनको कठोर किए जाएं। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर ऊंचा करने के लिए प्रयास किए जाएं। प्रांतीय सरकार क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार अनुदान दे। जो प्रांतीय सरकार है वो क्षेत्रीय आवश्यकता के, उस क्षेत्र में जहाँ पर भी स्कूल है उस क्षेत्र के अनुसार आवश्यकता क्या है उसी के अकॉर्डिंग उसमें अनुदान दे। पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों को स्थान मिले। जो प्रोफेशनली सब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस मिलना चाहिए। बढ़ाएं, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उनका महत्व कम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम हो। प्राथमिक के लिए फिर किया गया कि प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का 50% भाग वहन करें, यानी खुद उठाएंगे। प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए खर्चे का 50% भाग जो है वो वहन करें, खुद करें। इसके लिए इसमें कोई बात रखी नहीं गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए
पॉइंट नंबर 4 में रखा गया, पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। जो पाठ्य का सिलेबस है वो क्षेत्रीय, जो भी उनके एरिया से जोन से रिलेटेड है, उसकी आवश्यकताओं के, उसके रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग उनको तैयार किया जाए। प्रशिक्षित, मिडिल के लिए बात की गई, प्रशिक्षित अध्यापक, ट्रेन टीचर्स, उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। और प्राथमिक स्तर पर बात रखी गई, इंग्लिश हटाकर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए। और माध्यमिक के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि माध्यमिक के हम ये पहले ही आपको बताया था कि जो हंटर कमीशन था उसमें माध्यमिक के लिए अंग्रेजी का मीडियम किया और हायर के लिए कोई बात नहीं रखी गई थी, तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली जो मीडियम रहा वो इंग्लिश ही रहा। लेकिन इसमें बात की गई, इन्होंने 1904 में प्राथमिक के लिए इंग्लिश हटाकर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए और माध्यमिक और हायर के लिए बात नहीं रखी। इसका मतलब ये एज इट इज थी। प्राथमिक शिक्षकों का 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, वे उनके वेतन से वृद्धि, उनके वेतन में वृद्धि की जाए, उनका इंक्रीमेंट की जाए। जो प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनको 2 वर्ष का ट्रेनिंग दी जाए, यानी जैसे कि 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। 2 ईयर सर्टिफिकेट होता है, टीचर ट्रेनिंग भी सर्टिफिकेट होता है। पहले आपका चलता था विशिष्ट बीटीसी के नाम से, जैसे बीटीसी चल रहा है, बीएड चल रहा है, जस्ट लाइक दैट। और उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट किया जाए। शिक्षा नीति के जो इसके गुण रहे वो क्या थे? नीति के प्रारंभ में ही जो भारतीय शिक्षा की सही स्थिति प्रस्तुत की गई। जब ये सारी सिचुएशन आई, प्राथमिक माध्यमिक कुछ, तो रियलाइज हुआ कि जो एक्चुअल कंडीशन थी शिक्षा नीति की, तो वो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल भारतीय शिक्षा की वो एग्जैक्टली वो प्रेजेंट की गई, वो सबके सामने आ गई। प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक व संख्यात्मक प्रसार व उन्नयन के लिए सही सुझाव रखे गए। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता के कठोर नियम रखे गए। पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक विषयों का समावेश रखने की बात की गई और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का भी सुझाव रखा गया। उच्च शिक्षा, ये जो सुझाव इसमें रखा गया था वो बेस्ट था, तो बेस्ट बहुत अच्छी विशेषता रही। उच्च शिक्षा उन्नयन और प्रसार के लिए अधिक धनराशि की स्वीकृति होना, यानी हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की स्वीकृति होनी चाहिए। ये थी इसके प्रीक्यूसाइड्स, यानी इसके थे मतलब प्रीक्यूसाइड्स मतलब विशेषताएं, सॉरी। अब बात करते हैं इसके दोष की, ठीक है। तो माध्यमिक विद्यालय की मान्यता व अनुदान के कठोर नियम होना, ये जो था माध्यमिक शिक्षा का प्रसार में कहीं ना कहीं बाधा का कारण बन गया। सरकारी अंकुश से लाल फीताशाही यानी रैट टैपिज्म, लाल फीताशाही स्टार्ट हो गई। वैसे तो हर बात के 2 पहलू होते हैं। जो ठीक उसी तरह लॉर्ड कर्जन की इस नीति से लाभ अधिक व दोष कम थे। जहाँ मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स भी हैं, डिपेंड करता है कि ज़्यादा, जहाँ पर लाभ ज़्यादा है, जो विशेषताएं ज़्यादा हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, और जहाँ पर दोष ज़्यादा है इट मीन्स दैट्स नॉट अ बेनिफिशियल। तो जो लॉर्ड कर्जन की ये नीति थी, इससे लाभ ज़्यादा हुए और दोष कम थे। अतः आज भी लॉर्ड कर्जन धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के हकदार हैं। लॉर्ड कर्जन के जो दूसरे कार्य थे, उन्होंने जैसे कि ये जो कुछ उन्होंने जो एजुकेशनल वर्क्स थे वो साइड से भी किए, जिसमें था कि ये केवल 7 वर्ष तक रहे जितने भी थे, और 1899 से 1906 तक ये 7 ईयर्स तक भारत में रहे। तो इनके जो अदर वर्क थे वो थे केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की, पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसको हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये इनके अदर वर्क से जो सराहनीय हैं। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, सेंट्रल में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिश होना, और पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी स्थापना, कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सुधार, जितने भी आर्ट्स कॉलेजेस थे उनके सिलेबस में इम्प्रूवमेंट, और कृषि शिक्षा में सुधार, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट, और कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा को, मॉरल वैल्यूज़, मॉरल साइंस, मॉरल एजुकेशन, इसको एम्फेसाइज किया, यानी नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। 7 वर्षों में, जब ये 7 वर्षों में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने आपको अभी बता दूं, इसके ये शिक्षा नीति के बाद इसके साथ लॉर्ड कर्जन 7 ईयर्स तक रहे, यानी 1899 से लेकर 1906 तक।
तो 7 वर्षों में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय व उल्लेखनीय कार्य किए, जो बहुत काबिल तारीफ रहे। वो वर्क किए इन्होंने शिक्षा के लिए जो आज भी काबिल तारीफ है। ठीक है। जो एक नुरुल्ला थे, नुरुल्ला व नायक ने एक कोटेशन कुछ इनकी को अप्रिशिएट करते हुए लिखा कि जो उपलब्धियां लॉर्ड कर्जन को उन्होंने अप्रिशिएट किया, उनको अप्रिशिएट मतलब जानते हैं उनकी तारीफ में कुछ लिखा, तो लिखा गया कि जो उपलब्धियां कर्जन ने 7 वर्षों में की हैं उसको अन्य दूसरा कोई भी व्यक्ति दोगुना व तिगुना समय लगाता। उसको दूसरा कोई व्यक्ति लॉर्ड कर्जन की जगह होता तो उसको दुगना और तिगुना टाइम लेता। इसी तरह डॉक्टर झा का मत है कि लॉर्ड कर्जन हमारे साधुवाद के अधिकारी हैं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन के लिए डॉक्टर झा ने लिखा कि लॉर्ड कर्जन हमारे साधुवाद के अधिकारी हैं। तो यहीं पर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। हम आपसे मिलेंगे। इसके बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं गोखले बिल इसके बाद पारित किया गया 1911 में, उस पर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और देखते रहिए, लाइक करते रहिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।